हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। आपका चाहे सीटेट हो, जो आने वाला सीटेट है, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बीएड चल रहा हो या बीएड में आपने एडमिशन लिया हो, आप डीएलएड कर रहे हो या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी में अगर आप हैं तो जीन पियाजे से आपकी मुलाकात जरूर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो आज हम लोग इसको बहुत विधिवत तरीके से डीप में समझेंगे, शॉर्ट में नहीं समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम शॉर्ट में करा देंगे। जो भी टॉपिक अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो उससे रिलेटेड आपके अंदर कंफ्यूजन बना रहेगा, लेकिन हम इस थ्योरी को आज बहुत डीप में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको सीटेट में मिलने ही मिलने हैं। ठीक है भाई, सीटेट जीन पियाजे से नहीं बच सकता, जीन पियाजे सीटेट से नहीं बच सकते, या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, तो उसके लिए जीन पियाजे को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हम इनका ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको बहुत डीप में समझेंगे। आत्मसात्रण क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इमेजेस के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से हम ये थ्योरी आपके लिए हलवा कर देंगे, बहुत सरल, बहुत आसान बना देंगे। आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ेंगे आपको कठिन लगेगी, यहाँ जो हम आपको एग्जांपल्स दे करके समझा देंगे तो एक बार में ही आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको दोबारा कभी इस थ्योरी को पलट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बहुत आसान बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जीन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव क्यों कहा गया इसको, संज्ञान से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि ये बात करते हैं बच्चे के संज्ञान की, ये बात करते हैं बच्चे के मस्तिष्क की, ये बात करते हैं कि कैसे बच्चे के अंदर समझ डेवलप होती चली जाती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का मस्तिष्क किस तरीके से डेवलप होता है, कैसे वो चीजों को समझना शुरू कर देता है, इस पर इन्होंने बात की है। इसीलिए इनके सिद्धांत को नाम दिया गया है संज्ञानात्मक। संज्ञान यानी कि हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपको पियाजे जी की फोटो दिख रही है, यहाँ पे ये फोटो है इनकी। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, पूछता नहीं है, तो टेट में पूछ लेगा, सीटेट में नहीं पूछेगा। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ये एक जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बाकी इसका जो प्रचलित नाम है वो यही है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। मैंने क्या कहा कि इन्होंने बच्चे के मस्तिष्क, बच्चे के संज्ञान को लेकर के बात की है, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे बच्चे का मस्तिष्क धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, कैसे वो धीरे धीरे जिन चीजों से जो है अज्ञानता, जिस चीजों से वो बिल्कुल अज्ञान होता है, धीरे धीरे उसको चीजें कैसे उनका ज्ञान होता चला जाता है। तो मेंटल डेवलपमेंट कैसे बच्चे के अंदर होता है, इसको लेकर के इन्होंने बात की है। पियाजे ने अपना अध्ययन अपने ही 3 संतानों का प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया था। सबसे बड़ी बात तो यही है, इनकी 3 संतान थी, उन्हीं पर इन्होंने टेस्ट करना शुरू कर दिया कि कहां बाहर ढूंढने जाओगे, अपने घर में जो प्रोडक्ट है उससे रिसर्च शुरू करो। तो इन्होंने अपने ही 3 संतानों का परीक्षण करते हुए आरंभ किया। इस शुरुआत के क्रम में उन्होंने आगे अन्य बच्चों पर भी अध्ययन किया था। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए पियाजे ने कहा, क्या कहा कि संज्ञान यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा ज्ञान, संज्ञान प्राणी का वो ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। यानी कि हम जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिस्थिति में हम
होते हैं वहां से जो ज्ञान हमको मिलता है वो हम ग्रहण करते हैं, तो जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है। यह ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए अति आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट होने के लिए, उसमें एडजस्ट होने के लिए, उस वातावरण के अनुसार ढल जाने के लिए, उसमें अनुकूलन करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। यदि आप किसी नई सोसाइटी में, नए समाज में पहुंच गए, यदि वहां के आपको नियम कानून आपको पता करने होंगे कि यहाँ पे रहने के क्या नियम कानून है, हमें कैसे रहना होगा, है ना, उनके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। तो ये ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि आप उस सोसाइटी के नियम कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो सोसाइटी वाले आपको निकाल देंगे, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग अनुकूल नहीं हो रहे हो, वहां पे समायोजन नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, है ना। तो वातावरण के साथ समायोजन होने के लिए ज्ञान जरूरी है। ठीक है, ये तो एक भूमिका हम बना रहे हैं, ये इनकी एक जनरल इंफॉर्मेशन है, मेन कहानी आगे मिलेगी। चलिए, जन्म के समय बालकों में, यहां से पॉइंट को समझते चलिए। पियाजे कहते हैं कि जन्म के समय बालकों में केवल प्राकृतिक क्षमता यानी कि इनेट एबिलिटी होती है। बच्चों के अंदर कैसी क्षमता होती है? इनेट एबिलिटी होती है, प्राकृतिक क्षमता होती है। कैसी प्राकृतिक क्षमता? जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ और 2 घंटे बाद उसको दूध पिलाना शुरू करो, दूध की बोतल मुंह में डालो, वो दूध पीना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे के अंदर ये प्राकृतिक क्षमता है, बच्चा दूध पीना जानता है, दूध पीना जानता है। ये क्या है? ये उसकी क्या है? प्राकृतिक क्षमता है, इनेट एबिलिटी है। दूध पीना उसको तुरंत किसी ने सिखाया नहीं 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कि दूध ऐसे पिया जाता है, इसको ऐसे मुंह में दबाओ, नहीं, वो खुद सीख गया। ये क्या है? ये उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है, यानी कि ये उसकी इनेट एबिलिटी है, प्राकृतिक क्षमता है। चूसने की प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चूसने की प्रवृत्ति। बच्चे के अंदर चूसने की जो प्रवृत्ति है यह जन्मजात होती है, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। ओके, आयु एवं परिपक्वता के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, उसके अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता रहता है। सर, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे बच्चे का ध्यान, उसका अनुभव या ग्रहणशीलता जिसको परसेप्शन भी कहते हैं, या कल्पना, चिंतन, निर्णय लेना, भाषा, ये सब क्या है? ये उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, एक चीज देख रहे हो, ये सभी हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हैं। क्या है? संज्ञान से जुड़ी हैं, इसीलिए इनको संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा गया है। जैसे हमारा ध्यान, ध्यान का मतलब क्या है? किसी चीज पर फोकस करना। ठीक है, ये बच्चे की आयु के अनुसार, मैच्योरिटी के अनुसार उसके अंदर डेवलप हो जाता है कि कैसे किसी चीज पर हमें फोकस करना है, कौन सी चीज हमारे मतलब की है जिस पर फोकस करना है, कौन सी मतलब की नहीं है जिसको इग्नोर मारना है। ये समय के साथ साथ उसके अंदर डेवलप होता चला जाता है। अनुभव या ग्रहणशीलता जिसको परसेप्शन कहते हैं, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। जैसे बच्चा गर्म चीज छू करके महसूस करता है कि वो जल गया, ये अनुभव उसको समय के साथ, आयु के साथ धीरे धीरे हो जाता है। ओके, कल्पना बच्चे के अंदर आ जाती, इमेजिनेशन पावर बच्चे के अंदर आ जाती है, नए विचार या नई इमेज वो बनाने लगता है। जैसे बालक कल्पना करने लगता है कि वो सुपर हीरो है ना। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मैच्योरिटी उसके अंदर आती है, तो इस तरीके के गुण उसके अंदर डेवलप होते चले जाते हैं। बच्चे के अंदर चिंतन आने लगता है, किसी भी प्रॉब्लम पर विचार करके कैसे सॉल्यूशन निकालना है उसका, ये उसके अंदर आ जाता है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग हो जाता है वो, यानी कि सही निर्णय लेना, पढ़ाई करे या खेल खेले, इस तरीके की जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो उसके अंदर उम्र के साथ और मैच्योरिटी के साथ डेवलप होती चली जाती है। भाषा जो है उसके अंदर आयु के साथ, मैच्योरिटी के साथ डेवलप होती चली जाती है। ये सब क्या है? ये सारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, भाषा का मतलब यहाँ पे हम क्या कहें? जैसे थॉट एंड इमोशंस को शब्दों के माध्यम से वो प्रकट करने लगता है, अपने विचार, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने लगता है। जैसे बालक बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब सीखता है। ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। पियाजे ने प्राणी के संज्ञान को उसकी जन्मजात संरचना एवं अनुभवों की अंतरक्रिया का परिणाम कहा है। जैसे पियाजे ने प्राणी के संज्ञान को उसकी जन्मजात संरचना
एवं अनुभवों की अंतरक्रिया का परिणाम कहा है कि भाई उसके अंदर ज्ञान जो प्राप्त करने की जो संरचना है वो जन्मजात होती है, ठीक है, और फिर उसको बाहर से मिला एनवायरमेंट, अनुभव, तो उसका रिजल्ट होता है जो उसके अंदर डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, पॉइंट देखिएगा, कहता है कि बच्चा बोलने की क्षमता लेकर जन्म लेता है, ठीक है, आई बात समझ में, बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता है, वो इसके साथ धरती पर आया है, ये हो गई जन्मजात संरचना। लेकिन जब तक वो लोगों से बातचीत, ध्वनियां और शब्द नहीं सुनता, अनुभव उसको नहीं हो पाता, तब तक उसके अंदर भाषा विकसित नहीं होती। जैसे जैसे वह वातावरण से भाषा सुनता है, वह शब्दों और वाक्यों को समझने लगता है, बोलने लगता है। भाई बच्चे के अंदर बोलने की क्षमता तो जन्मजात है ना। अब अगर वो जो है कि किसी पंजाबी परिवार में पैदा हुआ तो बोलने की तो क्षमता है, लेकिन बाहरी एनवायरनमेंट जो उसको मिला, जो उसने बाहर का अनुभव लिया कि वहां पे पंजाबी लैंग्वेज बोली जा रही, तो पंजाबी बोलना शुरू कर देगा, है ना। किसी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वहां की जो भाषा है, उनकी जो मातृभाषा है, वो उसको बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि बोलने की क्षमता तो उसके अंदर जन्मजात है, ठीक है। बाहर का जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसी वो भाषा सुनेगा, वो उसके हिसाब से बोलने लगेगा, उसके हिसाब से समझने लगेगा। ये जन्मजात संरचना उसके अंदर फिट होती है ना। बोलने की जो एक संरचना होती है वो उसके अंदर फिट होती है। जैसे मान लीजिए आप दुकान से कोई स्पीकर लेकर के आए, बढ़िया गाना सुनने वाला स्पीकर लेकर के आए, अब उसके अंदर जो वायर्स फिट हैं, जो संरचना है उसकी बोलने की, वो तो पहले से दुकानदार फिट, उसमें पहले ही कंपनी से फिट कर दिया गया है ना, कि ये वायर लगी है, इससे इसकी आवाज, इसका बेस बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, इससे ज्यादा होगा, है ना, इससे बहुत बढ़िया आवाज निकलेगी। तो वो सारी जो क्वालिटीज हैं वो स्पीकर अपने साथ कंपनी से लेकर के आया है। अब अपने यहां ला करके आप उसमें कैसे गाने सुनते हैं, कभी डिस्को वाला सुन रहे हैं, कभी सैड म्यूजिक सुन रहे हैं, कभी भक्ति गाने सुन रहे हैं, जैसे उसमें आप गाने जो है जैसा उसमें इंस्टॉल करेंगे वैसा वो बजने लगेगा। जैसा उसको आप बाहर से एटमॉस्फेयर देंगे वो वैसा बजने लगेगा। बाहर से उसको जैसे भी आप डायरेक्शन देंगे, जैसे भी, अब जैसे चाहे इंटरनेट से दो या जैसे पहले डीवीडी कैसेट वगैरह लगाते थे, तो जैसा उसमें कैसेट लगा दोगे वैसे वो बजने लगेगा। तो ये चीज होती है, बाहर से जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसा सीखेगा, ठीक है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर्स तथा नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे केवल जानकारी ग्रहण नहीं करते, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर विचार करते हैं, टेस्ट करते हैं चीज़ों को और खुद के सिद्धांत बनाते हैं कि वे संसार कैसे काम करता है, ठीक है। और वे खुद एक्सप्लोर करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वैज्ञानिक नया सिद्धांत बनाते हैं और फिर उसको जांचते परखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे जैसे जो बच्चा है वो बार बार अपने खिलौने को नीचे गिराता है, उठाता है, टूट जाता है, फिर उसको जोड़ता है। तो ये क्या है? ये बच्चा यहाँ पे उस नॉलेज को ग्रहण कर रहा है कि ये खिलौना बार बार नीचे गिर रहा है, यानी कि इसमें नीचे गिरने की प्रवृत्ति है, ठीक है। अगर टूट रहा है तो उसको बना रहा है, तो वहां पे वो एक्सप्लोर करके सीख रहा है, ठीक है। तो लिटिल साइंटिस्ट इसीलिए कहा गया है कि अपने खिलौने को तोड़ेगा, जोड़ेगा, बनाएगा, फिर से चलाने लग जाएगा। तो ये उसके अंदर प्रवृत्ति है, वो लिटिल साइंटिस्ट इसीलिए कहा गया है। रिपीटेडली ड्रॉप द टॉय, ऑब्जर्व दैट द टॉय ऑलवेज फॉल्स डाउन, क्रिएट्स अ लिटिल थ्योरी, थिंग्स दैट आर ड्रॉप्ड ऑलवेज फॉल डाउन। यहाँ पे बच्चा जो है बार बार चीज को नीचे गिरा रहा है और अपनी एक थ्योरी खुद क्रिएट कर रहा है कि चीजें जो ऊपर से गिराई जाएंगी वो नीचे जाएंगी। दैट आर ड्रॉप्ड ऑलवेज फॉल डाउन, जो ड्रॉप की जाएंगी वो नीचे ही आकर गिरेंगी। ये उसने अपनी एक थ्योरी बनाई है, ठीक है। तो पियाजे क्या कहते हैं? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं। कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों यानी अडल्ट से गुणात्मक क्वालिटेटिव रूप से अलग होती है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से यानी कि बड़ों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं। गुणात्मक का मतलब यहाँ पे क्या है?
गुणात्मक का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे बच्चा कम जानता है और बड़ा अधिक जानता है, ये मात्रात्मक हो गया। गुणात्मक का मतलब बच्चों की सोचने की शैली क्या है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वयस्कों से मूल रूप से भिन्न होती है, यानी कि वह अलग तरीके से सोचता है बच्चा। अब यहाँ पे बच्चे की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास दिमाग कम है, बुद्धि कम है, ज्ञान कम है, नहीं, हमको गॉड ने सबको बराबर बुद्धि दे करके भेजा है, ठीक है। तो हम बुद्धि में कम नहीं है, यहाँ पे बच्चे सोच अलग तरीके से रहा है, सिर्फ उसकी सोच में फर्क है, वे ऑफ थिंकिंग अलग है, सोचने का तरीका अलग है, क्वांटिटी उसके पास कम नहीं है कि हमारी बुद्धि कम है, तुम ज्यादा हो या हम कम है, ठीक है। बच्चा कम नहीं जानता, बस बच्चा सोच अलग तरीके से रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जीन पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो शुरू होते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और बहुत ही डीप तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप बहुत अच्छे से डीप से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनके। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसा एटमॉस्फेयर उसके हिसाब से आपने अपने आप को ढाल लिया, यही तो अनुकूलन है। मान लीजिए अनुकूलन कैसे, मान लीजिए जैसे अल्टीग्रेड की भर्ती आई है, ठीक है। अब इसमें जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो क्या करेगा, वो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अल्टीग्रेड में शिक्षक बनने के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दोबारा से ग्रेजुएशन करेगा, है ना। फिर उस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद फिर जब अगली बार इंटीग्रेट की भर्ती आएगी तो उसमें वो फॉर्म भर पाएगा और तब वो शिक्षक बन पाएगा। यानी कि उसको शिक्षक बनने के लिए उस भर्ती के अनुकूल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन दोबारा किया, यानी कि उसे उसके अनुकूल ढलना पड़ा, उस शिक्षक भर्ती के अनुकूल उसको ढलना पड़ा। यदि वो नहीं ढल रहा है तो वो शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया है, यानी कि आप उसके अनुकूल हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम सीटेट पास कर लेंगे तो हम आगे शिक्षक भर्ती देख पाएंगे। यानी कि आपने बीए किया, बीएड किया, वो ठीक है, लेकिन अब अगर सीटेट नहीं करेंगे तो आगे शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे। यानी कि अब आप उसको जो शिक्षक भर्तियां हैं उसके अनुकूल आप अपने आप को बना रहे हो। सीटेट पास करके, टेट पास करके, आगे और भी एग्जाम्स हैं उनको पास करके आप शिक्षक भर्ती के अनुकूल आप अपने आप को बना रहे हो। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए किसी नए माहौल में जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस, नियम है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आप वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही है, अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन प्रक्रिया की दो उप प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है आत्मसात्करण, एक होता है समायोजन, यानी कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। हिंदी में नाम अलग अलग होते हैं इसलिए इंग्लिश में याद रखिएगा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जहां बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेता है उसे आत्मसात्करण कहते हैं। यानी कि पूर्व ज्ञान को, मान लीजिए बच्चे ने एक ये डॉग देखा था, ठीक है, और अब उसको बताया गया कि ये जो है ये कुत्ता होता है, ये डॉग होता है, और बच्चे ने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ठीक है, इसके 2 कान हैं, 2 आँख हैं, नाक है, मुंह है, 4 पैर हैं, पूंछ है, मूंछ है, ठीक है। ये उसने क्या कर लिया, इसको देख लिया कि ये कुत्ता है, ठीक है, ये उसको ज्ञान हो गया। अब वो कुछ टाइम बाद इस डॉगी को देखता है, वो कहता है अरे ये कौन सा जानवर मेरे सामने आ गया। अब फिर उसने देखा कि इसकी भी 2 कान हैं, आँख है, नाक है, मुंह है, 4 पैर हैं, पूंछ है, मूंछ है, ठीक है, वो भी भौंक रहा था, ये भी भौंक रहा है, यानी कि ये भी कुत्ता ही हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कुत्ता काला ही हो, कुत्ता सफेद भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, किसी अदर कलर का भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे ने क्या किया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया, ठीक है। पहले से उसको जो ज्ञान था अब उसने उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ा है, दोनों को मिलाया है, तब उसने डॉग के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है, ठीक है। वो समझ गया कि सिर्फ कुत्ता काला ही नहीं, कुत्ता सफेद भी हो सकता है। यहाँ उसने पहले से जो उसको नॉलेज थी कुत्ते के बारे में, उसने इस नॉलेज को इस नॉलेज से मिलाया और फिर क्या किया, समझ गया, दोनों को समझ गया कि हाँ कुत्ता दूसरे कलर का भी हो सकता है।
फिर वो कुछ समय बाद क्या होता है, समायोजन। समायोजन का मतलब क्या होता है, जहां हम प्रीवियस नॉलेज में कुछ चेंजेस लाएं, जहां हम अपने पहले के ज्ञान में कुछ चेंजेस लाएं, कुछ परिवर्तन लाएं, परिवर्तन ला करके फिर वातावरण के साथ अपने आप, फिर वातावरण के साथ तालमेल बैठाएं, उसे समायोजन कहते हैं। जैसे बच्चा बाद में कुछ टाइम बाद वो बिल्ली देखता है, वो देखता है अरे कुत्ता है, इसके भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, 4 पैर है, पूंछ है, मूंछ है, सारी विशेषताएं मिल रही हैं। लेकिन फिर वो देखता है कि यार वो भौंक रहे थे, भाव भाव कर रहे थे, ये तो म्याऊं म्याऊं करती है, ये क्या है, ये म्याऊं म्याऊं करती है, ये कुत्ता नहीं, ये कोई दूसरा जानवर है, यानी कि ये बिल्ली है। अब यहाँ पे उसने अपने प्रीवियस नॉलेज में चेंजेस किया, परिवर्तन किया कि जरूरी नहीं है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता ही हो, वो बिल्ली भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे उसने अपने नॉलेज में चेंजेस कर लिया, परिवर्तन कर लिया। पहले उसको नॉलेज था सिर्फ कुत्ते का कि कुत्ता सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। अब उसने क्या किया कि बिल्ली देख करके वो समझ गया, उसने चेंजेस कर लिया कि जरूरी नहीं कि 4 पैर वाला जानवर कुत्ता ही हो, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो टाइगर भी हो सकता है, लॉयन भी हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चे ने पूर्व अनुभव में क्या किया, चेंजेस कर लिया, बदलाव ले आया, तभी वो वातावरण के साथ तालमेल बिठा पाया। ठीक है, ऑप्शन यहां तक होते हैं हमारे क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, सौम्य धारण क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है। इक्विलिब्रेशन का मतलब ये होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये रहा हमारा अनुकूलन का कॉन्सेप्ट। अनुकूलन के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि यहाँ पे बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन ये दोनों ही प्रक्रियाएं करेगा, क्योंकि ये आत्मसात्करण और समायोजन दोनों ही प्रक्रियाएं हमारी अनुकूलन के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं दोनों से मिलता जुलता है हमारा इक्विलिब्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। क्या करता है, एक संतुलन कायम करता है। यानी कि बच्चा जो है, कभी कभी उसके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो इन दोनों के बीच फंस जाता है। यहाँ पे फिर वो क्या करता है, एसिमिलेशन भी करता है, अकोमोडेशन भी करता है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ता भी है, उसमें चेंजेस भी लाता है, फिर वो एक संतुलन पर पहुंचता है, फिर वो एक सेटिस्फैक्शन पर पहुंचता है, फिर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यहाँ पे वो दोनों ही क्रियाएं करता नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। जब बालक के सामने ऐसी कंडीशन या प्रॉब्लम आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, जैसी प्रॉब्लम उसने कभी फेस नहीं की थी, ठीक है, उसने कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, अब वो उसने कोई ऐसा जानवर देख लिया जो उसने पहले कभी देखा ही नहीं, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। अब उसके दिमाग में उथल पुथल मच जाती है कि यार ये क्या है, ठीक है, मैंने कुत्ता देखा है, बिल्ली देखा, ये क्या है। फिर वो उस जानवर को जानने के लिए, समझने के लिए, फिर वो अपना आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन दोनों का प्रयोग करता है यहाँ पे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक असंतुलन, अपनी उथल पुथल जो उत्पन्न होती है उसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए वो आत्मसात्करण या समायोजन या फिर दोनों ही प्रक्रियाएं करना शुरू कर देता है। इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, वेरी गुड। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है, देखिए, स्कीमा को एक तरीके से ये कह सकते हैं आप कि आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट है वही स्कीमा है। बालक के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है, चीज का मतलब कोई चीज तो स्टोर है नहीं हमारे दिमाग में, जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से कलेक्ट है, वह उनका प्रयोग करके, उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके, उस एक्सपीरियंस का प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। इसी को स्कीमा कहते हैं। जो उसको पहले से अनुभव है उसी के आधार पर नई चीज को लेकर के एक धारणा बनाएगा, इसी को स्कीमा कहते हैं। समझिए कैसे बनाएगा भाई, समझिए। स्कीमा यानी कि मानसिक नक्शा, एक मेंटल मैप, अपने मस्तिष्क में एक नक्शा बनाएगा। ये वो तरीका है जिससे बच्चा दुनिया को समझता है और वस्तुओं, घटनाओं या कार्यों को वर्गीकृत करता है। जो भी चीजें हैं उनको वर्गीकरण में लाएगा, घटनाओं को अलग अलग करेगा, जो भी काम है उनको अलग अलग करेगा। ठीक है, बच्चे ने पहले से देखा है कि सेब गोल होता है। मान लीजिए बच्चे ने पहले सेब देख रखा है, बच्चे को पहले सेब की इंफॉर्मेशन उसको है, उसके घर में सेब आते रहते हैं। ठीक है,
सेब होता है, सेब गोल होता है और लाल रंग का होता है, ये उसने पहले से देखा हुआ है। ये उसके दिमाग में सेब का स्कीमा बन गया कि सेब ऐसा होता है, सेब जो है पूरा ऐसे इस तरीके से बना होता है और बढ़िया खाने मीठा होता है, लाल होता है, सेब ऐसा होता है। बाद में एक दिन उसके घर में पहली बार अनार आ गए। बाद में जब बच्चा अनार देखता है, वो भी गोल है सेब की तरह और देखने में लाल है, गोल है लाल है, सेम सेब की तरह है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो वह उसे भी सेब कह देता है। क्या कह देता है? अरे देखो सेब आ गए। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अनार और सेब अलग अलग फल हैं। धीरे धीरे क्या समझ में आएगा, वो उसको खोलेगा, है ना, खाने की कोशिश करेगा, सेब की तरह नहीं खा पाएगा, खोलेगा, उसमें दाने निकलेंगे, फिर वो उसके कॉन्सेप्ट को समझेगा कि यार सेब अलग होता है, अनार अलग होता है, दोनों को अलग अलग, दोनों फल हैं। तब वो नया अनार का स्कीमा अपने दिमाग में बनाएगा, यानी कि अनार की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में वो बैठाएगा। ये होता है स्कीमा। अब देखिए संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के दिमाग की यह प्रवृत्ति कि वह अपने अनुभवों, विचारों और स्कीमा को आपस में जोड़कर एक व्यवस्थित और संगठित ज्ञान प्रणाली बना ले। उसके दिमाग में जो भी अनुभव पहले से, जो विचार हैं, जो भी स्कीमा जिस चीज के प्रति बने हुए हैं, उनको आपस में जोड़ करके व्यवस्थित करे और संगठित ज्ञान प्रणाली बना ले। जो बिखरा हुआ नॉलेज है उसको इकट्ठा कर ले, यही ऑर्गेनाइजेशन है, यही संगठन है। बच्चा पहले कुत्ता का स्कीमा सीखता है, बाद में बिल्ली का, गाय का, घोड़ा, इनके स्कीमा सीखता है। ठीक है, संगठन का मतलब है कि बच्चा इन सबको मिलाकर जानवर की एक श्रेणी बना लेगा। भाई बच्चे ने कुत्ते को जाना, बिल्ली को जाना, गाय को जाना, घोड़े को जाना, इन सब की इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में कलेक्ट है, इन सब की जानकारी, इन सब का स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ है। अब वो क्या करेगा, इन सबको इकट्ठा करके और जानवर की श्रेणी में डाल देगा कि ये सारे जानवर हैं, सारे एनिमल हैं। फिर वो अलग अलग प्रकार के पक्षियों को देखेगा। पक्षियों का स्कीमा अगर बना हुआ कि ये कौवा है, ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये जो है मैना है, तोता है, ये कबूतर है, इस तरीके से अलग अलग पक्षियों के वो क्या बनाएगा, स्कीमा बनाएगा। बाद में उन सबको कलेक्ट करके पक्षियों की श्रेणी में डाल देगा, तो ये पक्षियों का स्कीमा हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलग अलग अनुभवों और स्कीमा को जोड़कर एक बड़े और व्यवस्थित ज्ञान संरचना का निर्माण करना ही संगठन है। आपने एनिमल्स का संगठन, जो एनिमल्स की जानकारी थी वो एक श्रेणी में डाल दी कि ये सारे एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं, और बर्ड्स यानी कि पक्षी की श्रेणी में जितने भी पक्षी आते हैं उनको अलग श्रेणी में डाल दिया। आपने एक बड़ा और व्यवस्थित ज्ञान संरचना का निर्माण कर लिया, इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को अलग अलग करके डाल दिया। अब यहां से शुरू होती है मेन कहानी जीन पियाजे की। कैसे? ये जो मैं आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझा रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। चलिए, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई बालकों की पहली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है ये पहली अवस्था है। ठीक है, और बाकी सीटेट को लेकर के क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। हमने आपको 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर हल करवा दिए हैं, 2023 के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, कंटिन्यू क्लास अटेंड करते रहिए। देखिए, पहली अवस्था जिसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में नाम अलग हो सकता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी हो सकता है। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज है जो कि 0 से 2 साल तक चलती है। 0 से 2 साल तक जो बच्चा रहता है उसको संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है कि ये बच्चा संवेदी पेशीय अवस्था में है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों, ठीक है, बालक अपनी इंद्रियों यानी कि सेंसेस, जैसे कि देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना, और गत्यात्मक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे हाथ पैर हिलाना, पकड़ना, रेंगना, चलना, इनके द्वारा संसार की समझ डेवलप करते हैं। सर ये क्या समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, छोटा बच्चा है, देखिए यहाँ पे, ओके, बच्चा कैसा है? बच्चा यहाँ पे बहुत छोटा है। तो जो इस उम्र में बच्चा होता है वो क्या करता है कि चीज़ों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। जैसे देखना, एक मिनट, जैसे जब हम बात करते हैं कि बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है, या हम कहते हैं
कि गत्यात्मक कौशल, इनसे दुनिया को समझता है। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों की प्रकृति, चीज़ों को, उनके गुण और उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, ये जानना शुरू कर देता है। जैसे हमने कहा देखना, देखने का मतलब बच्चा जब गेंद को लुढ़कते हुए देखता है, जैसे कि ये देख रहा है, गेंद को लुढ़कते हुए देखता है, तो उसे समझ आता है कि ये चीज़ हिल सकती है, ये चीज़ दौड़ सकती है। ठीक है, ये देखना हो गया। अगर हम बात करें सुनने की, ठीक है, तो बच्चा चीज़ों को सुन करके भी समझता है। छूना, टच करके, ये क्या है भाई, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना। तो यहाँ पे छूना यानी कि वो टच करेगा, फील करेगा। बच्चा खिलौना छू करके महसूस करता है कि ये नरम है या कठोर है। ठीक है, चीज़ों को पकड़ करके समझेगा, जो कि गत्यात्मक कौशल है, जो कि ग्रॉस मोटर स्किल है। पकड़ना यानी कि खिलौने को पकड़ करके, उसको छोड़ करके बच्चा समझता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में आ सकती हैं। पहले पकड़ेगा, छोड़ देगा, कोई बॉल अगर उससे दूर चली जाएगी, फिर घुटने के बल रेंग करके जाएगा, उसको उठा करके लाएगा, तो समझेगा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। ठीक है, हमने कहा रेंगना, चलना, यानी कि यहाँ पे वो ये समझता है कि मैं दूरी तय करके चीज़ों को पा सकता हूँ। यहाँ पे बच्चा घुटनों के बल चल के जाएगा, बॉल उठा लाएगा। तो ऐसे वो दुनिया को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, दुनिया को समझने का मतलब संसार की समझ, संसार को समझने का मतलब है बच्चा ये जानना सीखता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे व्यवहार करती हैं और उनके साथ क्या किया जा सकता है। यानी कि वो जो है यहाँ पे वास्तविकता, रियलिटी क्या है, यहाँ पे बच्चा ये समझता है रियलिटी क्या है और अनुभव और एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच रिलेशन बना रहा होता है। रियलिटी और एक्सपीरियंसेस के बीच में रिलेशन बना रहा होता है। बच्चा खिलौने को हाथ में पकड़कर मुंह में डालता है, यानी कि दुनिया को स्वाद और स्पर्श से समझ रहा है, स्वाद लेकर के समझ रहा है, टच करके उसको समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए क्या है पॉइंट। ये जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे जो वर्ड आया है वस्तु स्थायित्व का, ऑब्जेक्ट परमानेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ये किस स्टेज की विशेषता है। तो ये हमारी 0 से 2 वर्ष की जो स्टेज है, इसकी विशेषता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बालक के अंदर, जब बच्चा 8 से 12 महीने का, साल भर का हो रहा होता है, उस वहाँ पे जब आप देखेंगे तो बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। अर्थात बालक ये जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब वे हमारे सामने देखी, सुनी या महसूस नहीं होती। यहाँ पर बच्चे का खिलौना आप एक तकिए के नीचे, पर्दे के पीछे, तौलिए के नीचे छिपा दो, बच्चा उस खिलौने को ढूंढने का प्रयास करेगा, है ना। थोड़ी दूर पे पर्दे के पीछे ले जाकर के छिपा दो, बच्चा घुटनों के बल चल करके आएगा और पर्दे के पीछे उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ गया है। वो समझने लगा है कि अगर चीज मेरे सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज गायब हो गई दुनिया से, चीज है, उसको छिपा दिया गया है। ठीक है, वो ये समझने लगते हैं कि जब ये हमारे सामने देखी, ये सुनिया महसूस नहीं होती हैं, ठीक है, तब भी चीजें उपस्थित रहती हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है कि वस्तुएं जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बालक अपने से बड़ों के कार्यों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। भाई 1.5 साल का बच्चा है, चलने लग गया है, ठीक है, और जब 1.25 साल का बच्चा हो रहा होता है, आपकी नकल करना शुरू कर देता है, घर में बड़ों की नकल करना शुरू कर देता है। आप घर में पूजा पाठ कर रहे हो तो आपसे ले लेगा, कहेगा धूप बत्ती हम जलाएंगे, हम पूजा करेंगे, आप जैसे वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा। अगर आपको ब्रश करता देख ले तो वो भी ब्रश मांगेगा करने के लिए। ये क्या है, ये अनुकरण करना शुरू कर देता है, नकल करना शुरू कर देता है। यदि आपको किसी के पैर छूते देखेगा तो वो भी पैर छूना शुरू कर देगा। तो ये सारे गुण बच्चों के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। अब बात आती है, ठीक है, बच्चा 2 साल का हो गया, अब यहाँ पे बच्चा 2 से 7 साल का हो रहा है। इसको ध्यान में रख करके इसको पढ़ना है। 2 से 7 साल के बच्चे की हम यहाँ पे बात करेंगे। कहता है कि इस अवस्था में बालक वस्तु सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि पूर्ण रूप से बना लेता है।
यानी कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसकी भी इमेज उसके दिमाग में बनी हुई है। ठीक है, उसके दिमाग में उसकी इमेज बनी हुई है। बालक बाहरी जगत की विभिन्न वस्तुओं एवं व्यक्तियों की मानसिक उपस्थिति हेतु विभिन्न संकेतों का विकास कर लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये है इस अवधि में बालक वस्तु सामने उपस्थित न होने पर भी उसकी मानसिक छवि पूर्ण रूप से बना लेता है। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे थे, बच्चे ने रास्ते में एक हाथी देख लिया, आपने बता दिया बेटा ये हाथी है। अब वो घर आकर के अपने साथियों से सबसे बताएगा आज हमने मार्केट में हाथी देखा, आज हमने हाथी देखा, बहुत बड़ा था, सूंड इतना बड़ा था। ठीक है, ऐसे उसके दिमाग में वो सामने उपस्थित नहीं है लेकिन वो उसके गुण गा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी मानसिक छवि पूर्ण रूप से अपने दिमाग में वो बना रहा है। ठीक है, अगर वो किसी किताब में कोई फोटो देख ले तुरंत कह देगा ये हाथी है, क्योंकि उसके इमेज उसके दिमाग में पूरी तरीके से छप गई है। बाहरी जगत की विभिन्न जो भी वस्तुएं हैं और व्यक्ति हैं उनकी मानसिक उपस्थिति के लिए अलग अलग प्रकार के संकेतों का वो विकास अपने अंदर कर लेता है। सिंबल्स का यूज यहाँ पे बच्चा करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा सिंबल्स का यूज करना शुरू कर देता है। कैसे, समझिए यहाँ पे। भाषा का विस्तृत प्रयोग और आभासी क्रियाएं। आभासी क्रियाएं मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक, प्रिटेंड प्ले, इमेजिनरी एक्शंस बच्चों में सांकेतिक विचारों के विकास को दिखाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को गाड़ी समझकर चलाते हुए खेलना, लकड़ी के डंडे को तलवार मान करके खेलना, अपने खिलौने को कार को एज अ मोबाइल फ़ोन लेकर के और बात करने की नाटक कर रहा है। ये क्या है? ये सारे सिंबॉलिक प्ले हैं, ये प्रिटेंड प्ले हैं यानी कि नकली खेल हैं, इमेजिनरी एक्शंस हैं, ये सारे काल्पनिक क्रियाएं हैं जो बच्चा कर रहा है। जब हम कहते हैं आभासी क्रियाएं, आभासी क्रियाएं यानी कि बच्चा असली क्रिया नहीं कर रहा है, यहाँ पे असली क्रिया किए बिना नकली खेल जब करता है उसे आभासी क्रियाएं कहते हैं। लकड़ी के डंडे को तलवार मान करके खेलना, यहाँ पे उसने वो जो लकड़ी का डंडा लिया हुआ है, यहाँ पे जो बच्चा लकड़ी का डंडा लिया हुआ है तो उसने उसको तलवार का सिंबल दे रखा है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे उसके अंदर सांकेतिक विचार आने लग गए हैं, सांकेतिक विचार बच्चों के अंदर डेवलप हो गए हैं। लकड़ी के डंडे को उसने तलवार का सिंबल दे रखा है। मोबाइल फोन को उसने अपनी गाड़ी का सिंबल दे रखा है, जो खेलने वाली उसकी कार है उसका सिंबल दे करके मोबाइल को चला रहा है। यहाँ पे उसने गाड़ी को अपने मोबाइल फोन का सिंबल दे रखा है ना, तो मोबाइल फोन समझ करके गाड़ी को कान में लगा करके बात कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो सिंबॉलिक थॉट होते हैं, जो सांकेतिक विचार होते हैं, ये बच्चे के अंदर 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ही आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बालक के अंदर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता भी आ जाती है। यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर खिलौना मेज के नीचे है, अगर खिलौना मेज के नीचे है तो बच्चा पहले मेज हटाएगा, बच्चा पहले टेबल हटाएगा और फिर खिलौना उठाएगा। यहाँ उसका लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? वो खिलौना। यहाँ उसका लक्ष्य क्या है? खिलौना जो कि टेबल के नीचे है, उसको पाना ही उसका लक्ष्य है। और वह वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बीच की बाधा बनी हुई ये टेबल है, पहले उसको दूर करता है, तब वो अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसी को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस अवस्था में आता है? सर 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट है जीववाद। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जीववाद क्या है या जीववाद किस अवस्था में आता है? जीववाद का मतलब बालक सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, यानी कि बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। बच्चा खेल रहा था, उसकी खोपड़ी इधर साइड में लड़ गई, बच्चा रोने लग गया। आप आए, आपने ये जो खंबे हैं, जो टेबल है, जो भी है, इसके 2 आपने ऐसे थप थप करके उसको मार दिया। अब बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिला कि जैसे इसने मुझे मारा, मुझे चोट लगी, मुझे दुख दर्द हुआ, वैसे ही अब इसको भी लगा। बच्चा खेलता हुआ जा रहा था, टेबल से लड़ गया। ठीक है, टेबल में उसकी खोपड़ी लड़ गई, आपने आकर के टेबल के 2 मार दिए ऐसे। अब बच्चा चुप हो जाएगा,
आजमा के देख लेना, छोटा बच्चा हो 2-2.5 साल का, वो चुप हो जाएगा तुरंत। वो अब उसको लगता है कि ये टेबल को भी चोट लगी होगी जैसे मुझे लगी है, इसको भी मजा आया होगा जैसे मुझे चोट लगी है ना। तो ये चीज होती है यहाँ पे, इसी को कहते हैं एनिमिज्म, यानी कि बच्चा सजीव और निर्जीव में प्रॉपर अंतर नहीं समझ पाता। ठीक है, इतनी बात होती है, क्लियर। हम बढ़ते हैं आगे। ओके, देखिएगा, आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, यहाँ पे बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म का गुण पाया जाता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब, पहले तो ईगो से ही ले लो। ईगो का मतलब यहाँ पे बच्चा कहता है कि मेरी ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए। अगर बच्चा जिस कुर्सी पर बैठा है वो कुर्सी तुम मांगने लग जाओ तो तुमको देगा नहीं, उसको लगता है मैं इसको कुर्सी दे दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी पसंद की चीज नहीं देता, अपनी कुर्सी आपको नहीं देगा, है ना। और अगर आप अपने माँ, अगर वो पिताजी की गोद में या माँ की गोद में बैठा है और दूसरा अगर आकर के कह दे मैं बैठूंगा तो नहीं बैठने देगा। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा यहाँ पे आत्म केंद्रित होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझता नहीं। जब बालक यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वो सब ठीक है, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस वही ठीक है, उसे लगता है कि दूसरे लोग भी दुनिया को उसी तरह देखते हैं, वैसे ही समझते हैं जैसे वो देखता है। वह अपने दृष्टिकोण, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे जब बच्चा नाराज हो जाए, गुस्सा हो, तो और हम उसको कोई खिलौना ला करके दे दें तो उसको खुशी मिलती है। तो बच्चे को लगता है कि जैसे मैं दुखी था, मैं परेशान था, मैं रो रहा था, मुझको खिलौना दे दिया गया और मैं खुश हो गया, ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे को खिलौना देंगे, कोई चीज देंगे खाने पीने वाली, तो वो भी खुश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पापा का मूड खराब होने पर बच्चे द्वारा उन्हें अपना पसंदीदा खिलौना देना, क्योंकि बालक को ऐसा लगता है कि जो वस्तु ऐसी कंडीशन में, दुख में, मूड खराब होने पर, रोने पर, चिल्लाने पर बालक को प्रसन्नता पहुंचाती है, वही उसके पिता को भी प्रसन्नता पहुंचाएगी। पिताजी घर से मम्मी से लड़कर आए थे, यहाँ पेड़ के नीचे आके बैठ गए, मूड खराब था इनका, तो बच्चा दौड़ के गया कि पिताजी का मूड खराब है, मैं बॉल उठा करके लाके इनको दे देता हूँ, इनका मूड ठीक हो जाएगा। तो बच्चा देखिए घर से दौड़ के गया और बॉल उठा करके लाया और पिताजी को दे रहा है कि पिताजी ये लो, इससे खेलो, मूड ठीक करो, घर चलते हैं। इसको लगता है कि पिताजी का मूड इस बॉल से ठीक हो जाएगा क्योंकि मेरा हो जाता है। ये होता है ईगोसेंट्रिज्म का गुण। यहाँ पे बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल महत्व नहीं देता, नहीं समझता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे के अंदर अपलटावी गुण होता है। अपलटावी का मतलब ये होता है कि बच्चा इस अवस्था में बालक संख्याओं, वस्तुओं आदि को उलटना पुलटना नहीं सीखता। बच्चा अगर ये सीख गया है कि 5 और 5 10 होते हैं, तो बच्चा 5 दूनी 10 होते हैं ये नहीं समझता। ठीक है, या फिर 10/5 बराबर 2 कैसे आया ये नहीं समझता, ये सब चीजें उसको नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 10 होता है, लेकिन इसको पलटावी गुण बच्चे के अंदर नहीं आता है। बच्चा पलट करके आपसे जवाब नहीं करता, पूछता नहीं, कि वो नहीं पता उसको कि 5 दूनी 10 कहां से आया। ये चीज यहाँ पे बच्चे के अंदर नहीं आती है। ठीक है, जैसे इस अवस्था में कौन सी अवस्था चल रही है, 2 से 7 साल का बच्चा है, यहाँ पे उसी को ध्यान में रख करके टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। 2 से 7 साल का बच्चा है, इस अवस्था में बालक में मुद्रा संप्रत्यय यानी कि पैसे का कॉन्सेप्ट, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट का अभाव होता है बेचारे के अंदर। कैसे? मुद्रा संप्रत्यय, एक तरफ बच्चे को 100 रुपए का नोट दे दो, ठीक है, और एक तरफ उसको 1-1 रुपए के 2-3 सिक्के थमा दो, तो वो सिक्के तुरंत पकड़ लेगा, नोट नहीं पकड़ेगा आपका। उसको लगता है कि ये तो सिर्फ एक नोट है और मुझे इधर 4-5 सिक्के मिल रहे हैं, वो 4-5 रुपए ले लेगा आपसे, लेकिन 100 का नोट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो चीज ज्यादा दिख रही है सिर्फ एक तरफ ही केंद्रित है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे वो सिक्के ले लेगा, नोट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं समझता। ठीक है, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज देखने में भारी लग रही है, बस उसी को वो ज्यादा समझता है, उसी की तरफ वो आकर्षित होता है। ठीक है, दूरी की बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चा यहां बैठा है, उसका एक खिलौना यहां रखा है, एक खिलौना यहां रखा है, ठीक है, 2 खिलौने रखे हैं, एक पास रखा है, एक थोड़ा दूर रखा है, यहां बच्चा बैठा है। ठीक है, तो बच्चा केवल पास और दूर जानता है कि ये पास में है, ये दूर में है,
लेकिन वास्तविक दूरी कितनी है, कौन चीज कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ये चीज अभी उसके अंदर डेवलप नहीं हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से। और वेट को लेकर के बात करें, जैसे यहाँ पे तराजू है, एक तरफ रख दो आधा किलो का बाट, ठीक है, वेट कितना रख दो, 500 ग्राम का जो वजन तोलने के लिए जो वाट होता है, वेट होता है, उसको रख दो। एक तरफ आप केवल 250 ग्राम रुई रख दो। ठीक है, बच्चे से पूछो बताओ किधर वजन ज्यादा है या कौन सी चीज भारी है, तो बच्चा कहेगा रुई भारी है। क्यों? क्योंकि उसका वो देख रहा है कि रुई तो बहुत भारी देखने में लग रही है, ये तो केवल 500 ग्राम का जो वाट ही रखा है इधर। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, वो रुई को भारी बताएगा, जबकि वो उससे आधी है, 250 ग्राम ही है। तो ये चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई को अगर हम बात करें कि मान लीजिए 2 गिलास में पानी है, एक गिलास है जो वो ये रहा, एक गिलास पतला है और लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गिलास लीजिए, दोनों में पानी है। ठीक है, एक छोटा और चौड़ा गिलास, दूसरा लंबा और पतला, दोनों में बराबर पानी है। बच्चा कहेगा लंबे गिलास में पानी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई, हाइट पर ध्यान दिया, चौड़ाई को नजरअंदाज कर दिया। तो बच्चे का सिर्फ एक तरफ ही झुकाव होता है, यहाँ पे ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता, एक चीज पर फोकस करेगा। ऊंचाई में कहेगा इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि ये देखने में बड़ी गिलास लग रही है, तो लगता है कि इसमें पानी ज्यादा है। जो चौड़ा और छोटा गिलास है उसे लगता है इसमें पानी कम होगा। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीकरण का गुण, वही चीज, फिर वहीं से गिलास वाला उदाहरण होगा यहाँ पे आपका। बच्चा जब किसी वस्तु या स्थिति की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है और बाकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को नजरअंदाज कर देता है, तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि सिर्फ एक तरफ ही उसका ध्यान है, वो केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे गिलास दोनों बराबर हैं, ये पतला और लंबा गिलास होगा, ये छोटा और चौड़ा गिलास है, पानी दोनों में बराबर है, लेकिन बच्चा कहेगा कि इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई को देख रहा है, चौड़ाई को बच्चा यहाँ पे नजरअंदाज कर रहा है। इसको सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रीकरण का गुण कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी खूब भर भर के पूछा जाता है। अब हम चलेंगे आगे। अब यहाँ पे बच्चा आपका बड़ा हो गया, 7 से 11 साल का बच्चा है, इसको ध्यान में रख करके आपको आंसर करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है 7 से 11 साल का बच्चा है, कहता है देखिएगा, बच्चे इस अवस्था तक समस्याओं के प्रति संवेदनशील एवं चिंतित होने लगते हैं। हालांकि चिंतन में अभी कोई क्रमबद्धता नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है? देखिएगा कि बच्चे इस अवस्था में, जब बच्चा 7 से 11 साल का हो रहा होता है, 7 से 11 साल के बीच में होता है, 8, 9, 10 साल का, तो समस्याओं के प्रति बेचारा वो संवेदनशील और चिंतित होने लगता है। इसका मतलब क्या है? संवेदनशील और चिंतित का मतलब ये है, इस स्टेज में बच्चे जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो घटनाएं घट रही हैं, उनको देख करके उनके बारे में सोचने लगता है, उनके बारे में वो चिंता करने लगता है या सवाल करने लगता है। लेकिन उनका चिंतन अभी पूरी तरह सिस्टमैटिक नहीं होता, वैज्ञानिक नहीं होता। यानी कि वे समस्या को समझते तो हैं, पर हल निकालने में अक्सर अधूरा तर्क लगाते हैं। ठीक है, पूरा तर्क नहीं लगाते, अधूरा तर्क लगाते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप? संवेदनशील और चिंतित का मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स, घटनाएं उनके सामने घट रही हैं, उनके बारे में सोच तो रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारों में अभी कोई क्रमबद्धता नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ का एक और उदाहरण आपको देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दोस्त ने उससे बात नहीं की, तो वो चिंतित हो जाता है कि शायद उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से नहीं सोच रहा है। सिस्टमैटिक ढंग से ये सोचने की क्षमता नहीं होती कि शायद वो बिजी था या उसका मूड खराब था। वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, इतना डीप नहीं सोच पाता। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक ढंग से सोचना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तार्किक चिंतन होने लगता है। जैसे सेंटा क्लॉज का झोला शायद उतना बड़ा नहीं जिसमें कुछ भी समा जाए, या फिर सेंटा क्लॉज एक ही शाम सभी के घर नहीं जा सकता। ये गुण तो बच्चे के अंदर आ जाता है।
कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए अब भाई यहाँ तो 7 साल का बच्चा हो रहा है, इससे पहले तो बच्चा समझता था कि हम रात में क्रिसमस डे वाले दिन तकिए के नीचे वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कहते हैं रख देना, सेंटा क्लॉज आएंगे, जो मांगोगे मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे तो बच्चा एक करता है। लेकिन जब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है तब तो वो समझने लगता है कि ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तार्किक अब वो यहाँ पे तर्क लगाने लगता है कि सेंटा क्लॉज का यार झोला इतना बड़ा होगा कि वो उसके यहाँ भी दे आएगा, उसके यहाँ भी दे आएगा, उसके यहाँ भी दे आएगा, हमारे यहाँ भी आ जाएगा। इतना बड़ा तो नहीं जिसमें कुछ भी समा जाए, या फिर सेंटा क्लॉज एक ही शाम सभी के घर नहीं जा सकता। ये गुण बच्चे के अंदर आ जाता है, लेकिन तर्क अभी पूरा नहीं आता। वो ये तर्क नहीं आता कि सेंटा क्लॉज कहाँ से आएंगे और पूरे देश में, पूरे संसार में कैसे सबके यहाँ जाएंगे, कितनी दूरी होगी, कितने घर होंगे, कैसे बांटेंगे, हर बच्चे ने एक तकिए के नीचे कुछ रखा होगा, वो सारी चीजें नहीं सोचता वो, ठीक है। हालांकि तर्क आ जाता है इस उम्र में। कुछ बच्चों में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति आने लगती है, यानी कि वे खुद ही घटनाओं के निष्कर्ष निकालने लगते हैं। जनरलाइजेशन की प्रवृत्ति, जनरलाइजेशन का मतलब ये है, यहाँ पे सामान्यीकरण का मतलब ये है कि जब बच्चा किसी एक अनुभव या घटना से सीखकर उसे दूसरी वैसी ही घटना पर लागू करे, यानी वो खुद ही निष्कर्ष निकालने लगे कि अगर यहाँ ऐसा हुआ है तो वैसा ही दूसरी जगह भी होगा। जैसे अगर बच्चा एक बार जो है कि गर्म होता है, इसमें पानी हो या दूध हो, जो भी हो, हमारे दूध मान लो, अगर बच्चा एक बार गर्म दूध या पानी छूने पर जल गया, एक बार जल गया, तो वो क्या कर लेता है, सामान्यीकरण कर लेता है कि जो भी चीज़ गर्म होगी वो जलाएगी ही जलाएगी, ठीक है। यानी कि अब वो समझ गया कि यहाँ पे चीज़ गर्म है, इसने जला दिया, तो अब वो जहाँ दूसरी जगह वैसी ही कंडीशन होगी वो समझ जाएगा कि इसमें हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। जैसे अगर एक बार बच्चा किसी कुत्ते को काटते हुए देख ले तो वो कह देता है कि सभी कुत्ते काटते हैं। ये होता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, ठीक है। यानी कि वे खुद ही घटनाओं के निष्कर्ष निकालने लगते हैं। यदि गणित की टीचर डांट देती है तो बच्चा सामान्यीकरण कर लेता है कि सभी टीचर डांटते ही हैं, ठीक है। ये होता है सामान्यीकरण की एक जैसी घटना यहाँ देखी, अब वो इमेजिन करने लगता है कि ऐसी ही कंडीशन दूसरी जगह भी लागू होगी, एक टीचर डांट रही है तो सारे टीचर्स डांटेंगे। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है, जो कि एग्जाम के लिए आपके रामबाण है। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आइए समझते हैं उन तीनों कॉन्सेप्ट को। देखिएगा, एक तो यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे वो 7 से 11 साल का बच्चा आपका है, ओके। बालक जो है वो तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते यहाँ पे पाए जाते हैं। संरक्षण का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, जैसे मिट्टी का आकार बदल सकता है पर उसका आयतन नहीं बदलता। भाई मिट्टी है, जिस बर्तन में डालोगे उसी के आकार की हो जाएगी, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी, मात्रा उतनी ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर बर्तन बदल सकते हैं पर उसमें जल की मात्रा उतनी ही रहेगी। अब बच्चा नहीं कहता कि पतले गिलास में पानी ज्यादा है, अब कहेगा पानी उतना ही है, ये पतला गिलास है, ये चौड़ा गिलास है। ये गुण यहाँ पे बच्चे के अंदर आ जाता है जब बच्चा जो है वो 7 से 11 साल का हो रहा होता है। यही बच्चा जब यहाँ पे होगा 2 से 7 वर्ष तक का होगा तब वो कहेगा लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है। अब बच्चा बड़ा हो गया, 7 से 11 साल का बच्चा हो गया है, तो अब वो ये नहीं कहता कि अगर जिसमें जो पतला बर्तन है उसमें कहेगा इसमें पानी ज़्यादा है, अब वो ये चीज़ नहीं कहता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। संबंध की अगर बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो क्रमिक संबंधी समस्याओं का समाधान करते यहाँ पे बच्चे पाए जाते हैं। जैसे घटते या बढ़ते क्रम में वस्तुओं को लगाने की क्षमता, ठीक है, कि जैसे घटते क्रम में लगाने लग जाओ तो 9, 8, 7, 6, 5 इस तरीके से कोई भी चीज़ हो, या साइज में हो कि बड़े इधर रखना, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, ऐसे इनको रखते चले जाना, या बढ़ते क्रम में रखते चले जाना, ये गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। संख्याओं के विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप्स ऑफ नंबर्स को पहचाने लगते हैं। जैसे अगर 4 दूनी 8 है तो 2 चक्कू 8 भी, तो 2 गुणे 4 भी 8 के बराबर ही होगा। ये गुण बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है।
वर्गीकरण बच्चा करने लगता है। वर्गीकरण का मतलब ये है कि वस्तुओं का वर्गीकरण अनेक कारकों के आधार पर करने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को केवल एक ही गुण, जैसे सिर्फ रंग, जैसे एक ही रंग, सिर्फ एक ही, सॉरी यहाँ पे हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वस्तुओं का वर्गीकरण अनेक कारकों के आधार पर करने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बालक है वो केवल एक ही गुण, जैसे कि सिर्फ रंग ले लीजिए, एक ही गुण से नहीं बल्कि अनेक गुणों, जैसे चीज़ों का साइज के आधार पर बांटने लग जाते हैं, शेप के आधार पर यानी कि आकृति के आधार पर चीज़ों को बांटने लग जाते हैं, कलर के आधार पर चीज़ों को डिवाइड करने लग जाते हैं, वेट के आधार पर चीज़ों को डिवाइड करने लग जाते हैं, यूज़ कौन किस प्रयोग में आएगी उसके आधार पर चीज़ों को डिवाइड करने लग जाते हैं। इनके आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अब सिर्फ वो रंग नहीं देते। पहले बच्चा कहता था सिर्फ लाल रंग की चीज़ें अलग रख देता है, पीले रंग की चीज़ें अलग रख देगा। अब वो यहाँ पे सारे गुण देखेगा, साइज, शेप, कलर, वेट, यूज़, सारी चीज़ें देखेगा। ठीक है, उनके अनुसार उन्हें आकार और रंगों के अनुसार लगाने लग जाते हैं और वस्तुओं के गुण के अनुसार वर्ग या उपवर्गों में बांट पाने की क्षमता बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब आती है आपकी लास्ट स्टेज, जहां बच्चा आपका 11 से 15 वर्ष का हो रहा है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष का जब बच्चा होता है, इसको कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चा अब अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो उसकी भी इमेज अपने अंदर बना लेता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे बच्चे से ओरली कुछ भी पूछो तो बच्चा उसका आंसर, जो उसको जानकारी है वो बता देगा। ओरली सवाल पूछो, बच्चा उसका दिमाग में ही हल करके आपको बता देगा। ये होता है अमूर्त चिंतन। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, अधिक लचीला और तर्क शक्ति तीव्र हो जाती है। कैसे? अगर मैं बात करूं कि चिंतन अधिक अमूर्त चिंतन मतलब बच्चा अब न्याय, सत्य, ईमानदारी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, ये अमूर्त विचार हैं, इन पर सोचने लगता है। अधिक क्रमबद्ध का मतलब है कि सिस्टमैटिक थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। मैथ्स के सवाल फॉर्मूला यूज करके स्टेप बाय स्टेप ही लगाए जाएंगे, ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। अधिक लचीला हो जाता है उसका चिंतन, यानी कि बच्चा अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को समझ सकता है, एक ही समस्या के कई समाधान खोज सकता है। तर्क शक्ति तीव्र हो जाती है, यानी कि बच्चा ऐसे सोच सकता है कि अगर सरकार शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करे तो हमारा समाज कैसा होगा। ये तर्क शक्ति बच्चे के अंदर तीव्र हो जाती है। ओके, अगला पॉइंट है हमारा कि पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। कैसी? तार्किक सोच रखते हैं। वे निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क का प्रयोग करते हैं। निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क, इसका मतलब है कि पहले एक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाना, फिर उसका परीक्षण करना और फिर अंत में निष्कर्ष तक पहुंचना। अभी इसको समझाएंगे। निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क का प्रयोग समस्या हल करने में करते हैं, अर्थात वे समस्या के संभावित उत्तरों का परीक्षण करके, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, पहले वो आंसर ढूंढते हैं, फिर उनको टेस्ट करते हैं कि क्या जो उत्तर हमने ढूंढे हैं वो सही हैं। टेस्ट करने के बाद जो उत्तर उसमें से सही लगता है उसको फिर वो निष्कर्ष के रूप में खोज लेते हैं। ये होता है इसका मतलब। अब इसको समझिए। जैसे हमने कहा निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क का प्रयोग, इसमें क्या है कि पहले एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है और फिर अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि पौधा क्यों मुरझा गया, तो समस्या क्या है? समस्या है पौधा क्यों मुरझा गया। समस्या है पौधा क्यों मुरझा गया। पौधा मुरझाया हुआ आपको सामने है, पौधा क्यों मुरझा गया। अब एक परिकल्पना इसमें क्या होगी? परिकल्पना ये होगी कि उसे पानी नहीं मिला होगा, उसे धूप नहीं मिली होगी, या हो सकता है कि उसमें कीड़े लग गए हों। ये तीनों हैं इस प्रॉब्लम के संभावित उत्तर। क्या हैं? ये तीनों इस प्रॉब्लम के संभावित उत्तर हैं। अब इनका टेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इनका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट माने अगर पानी डालते हैं और पौधा हरा हो जाता है तो कारण क्या निकलेगा कि पानी की कमी थी,
ठीक है। अगर धूप में रखने पर ठीक हो जाता है तो कारण क्या निकलेगा कि धूप की कमी थी। इस तरीके से बच्चा जो है वह एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा, सबसे सही कारण को यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। इसी को कहते हैं निगमनात्मक पूर्व कल्पना तर्क। ये चीज बच्चे के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट, समस्या समाधान की क्षमता तीव्र होना। इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमता है वो तेज हो जाती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर प्रत्यावर्तन का गुण आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, इसकी धारणा आने लगती है, अर्थात आत्मसंप्रत्यय का निर्माण भी होने लगता है। पहले तो प्रत्यावर्तन समझिए, प्रत्यावर्तन की धारणा बच्चे के अंदर आने लगती है। बच्चा ये समझने लगता है कि किसी क्रिया या प्रक्रिया को उल्टा करके फिर से पहले की अवस्था में लाया जा सकता है, यानी कि जैसे पानी को बर्फ बनाया जा सकता है और फिर पिघला करके वापस पानी बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन कई बार हमसे सीटेट में पूछा गया है, मैंने पीवाईक्यू जितने कराए हैं 7-8 सब में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बच्चा धीरे धीरे अपने बारे में समझ बनाता है। मैं कौन हूँ, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। बच्चा अपने आप में झांकने लगता है, अपने आप को झांक करके देखता है अपने अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ठीक है। इस दौरान अभिसारी कन्वर्जेंट और अपसारी डाइवर्जेंट चिंतन एक साथ देखी जाती हैं। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि जब हम प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन पर डिपेंड रहें, एक ही सॉल्यूशन पर हम आधारित रहें। डाइवर्जेंट का मतलब एक समस्या पर कई दृष्टिकोण से देखना या एक प्रॉब्लम के कई हल ढूंढना, एक प्रॉब्लम के कई हल ढूंढना, ये डाइवर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का मतलब है कि हम प्रॉब्लम को एक ही नजरिए से देखेंगे, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये तय करेंगे कि इसका एक ही आंसर है। ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब कि हम उसके बारे में गहराई से सोचेंगे, उसके गुण जानेंगे, दोष जानेंगे, मूल्यांकन करेंगे, बहुत डीप में उसको समझेंगे, चिंतन करेंगे। एक साथ ये दोनों चीजें एक साथ भी देखी जाती हैं, यानी कि एक तरफ लकीर से बांध करके भी चिंतन होता है, सिर्फ एक पॉइंट पर ही फोकस कर रहा हो बच्चा, और दूसरी तरफ वो हो सकता है कि उसके कई पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेकर के हो सकते हैं, कई तरीके से भी सोच सकता है। तो ये सारे गुण हैं यहाँ पे जब बच्चा 11 से 15 साल का हो रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जीएन पियाजे की थ्योरी, जिसमें हमने चारों स्टेज कवर की और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, जैसे कि आत्मसातकरण, समायोजन, स्कीमा, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। एक बार में वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे हमने इसको पढ़ाया है, समझाया है, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं इसको समझ पाएंगे। ठीक है, कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।